केसरी चैप्टर 2 को देखने के बाद जो अधूरेपन का एहसास हुआ, जालियांवाला बाग मैसेकर जो था उसका घाव दोबारा हरा हो गया और याद आ गई सरदार उधम की, जो बेहतरीन फिल्म रिलीज़ हुई थी 2021 में। मन किया कि क्यों ना दोनों फिल्मों के टॉपिक्स जो है वो रिलेटेड है, एक ही घटना को लेकर के दोनों फिल्में बात कर रही है। हालांकि एक जो कॉन्टेक्स्ट है कहीं कहीं वो अलग हो गया। वो जो केसरी 2 है वो सी शंकरन नायर की कानूनी लड़ाई को डिपिक्ट कर रही है और सरदार उधम जो है वो सरदार उधम सिंह जी ने जाकर के कैक्सटन हॉल में उस वक्त के यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तब के जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ ड्वायर, उनको शूट कर दिया था। सरदार उधम उसकी कहानी है, बट बुनियाद दोनों की जालियांवाला बाग हत्याकांड ही है। तो मेरा मन किया कि ये दोनों फिल्मों को कंपेयर करके एक रिव्यू बनाया जाए। सो आई एम शेयरिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। 2021 में रिलीज़ हुई सरदार उधम कहानी है सरदार उधम सिंह जी की। सरदार उधम सिंह जी जालियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था उस वक्त लगभग 20 साल के रहे होंगे और ये फिल्म जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में या लीनियर जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एक बैक एंड फोर्थ अंदाज में इसको बनाया गया है, यानी कि प्रेजेंट पास्ट इस तरह से एक इसका जो ढांचा है फिल्म का इस तरह से बनाया हुआ है। फिल्म की शुरुआत होती है जब सरदार उधम सिंह जी अपनी 4 या 5 साल की जो सज़ा मिली थी, उनको जेल हुई थी क्योंकि उनका कनेक्शन पाया गया था गदर पार्टी के साथ और गदर पार्टी को घोषित कर दिया था ब्रिटिश राज ने अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर या कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग हैं करके। तो उसमें से एक सरदार उधम सिंह जी को भी अरेस्ट हुआ था और वो कन्विक्ट भी हो गए थे लगभग 4 या 5 साल के लिए। उनकी रिहाई होती है, यहाँ से फिल्म की शुरुआत होती है और फिर जो फिल्म है ये प्रेजेंट में है और फिर वो रिलेट करती है 2019 या फिर आजू बाजू उस पीरियड के आजू बाजू की घटनाओं से रिलेट करती हुई फिल्म आगे जाती है। बेसिकली फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह जेल से छूटने के बाद 1931 में सरदार उधम सिंह जी जो है वो लंदन पहुंच जाते हैं। किस तरह से पहुंच जाते हैं, पुलिस की आंखों में जहां उन्हें सर्विलेंस पे रखा गया था, भले ही छोड़ दिया है बट वो सर्विलेंस पे थे, तो पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके किस तरह से कश्मीर, रशिया और जो जर्मनी है वो रास्ते को, वो रूट को, इतना मुश्किल रूट को पार करके वो पहुंच जाते हैं लंदन। और लंदन में 1931 से लेकर के 1940 तक का उनका जो स्टे था और लगभग 9 साल थे, ये उन्होंने कैसे वो रहे, उन्होंने 9 सालों में क्या किया। अनेक जगहों पर उन्होंने ऑड जॉब्स किए, कुछ इंडियन लोगों से भी उनकी जानकारी हुई, वहाँ पर जो रेवोल्यूशनरीज़ थे, कुछ दूसरे देशों के जो लोग थे उनसे भी उनकी मुलाकात हुई जो अपने अपने देशों के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आवाज़ उठा रहे थे और उनका बेस जो था लंदन में था। किस तरह से ये 9 सालों में सरदार उधम सिंह जी जो है उनकी मुलाकात उस माइकल ओ ड्वायर से भी हुई कई बार। इनफैक्ट अच्छी जानकारी भी हो चुकी थी एक दूसरे को। माइकल ओ ड्वायर भी सरदार उधम को जानने लग गए थे, बट नाम से नहीं जान रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा करके रखी हुई थी। और किस तरह से सरदार उधम सिंह जी ने ये जाना कि इतने सालों बाद 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो, और अभी 1931 और उसके आगे का पीरियड चल रहा था। तो ये जो 20 साल से भी ज़्यादा का पीरियड गुजर चुका है, इसमें भी जो ये व्यक्ति है ओ ड्वायर, उसके इंडिया के बारे में कितने बुरे ख्याल है, कितना रेसिस्ट है वो और कितनी बुरी सोच रखता है वो इंडियंस के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन खाने के बारे में, इंडियन क्लाइमेट के बारे में, इसका जिक्र बताया गया। इसका दुख जो है सरदार उधम सिंह जी को होते रहता है कंटिन्यूसली। जब वो 20 साल के थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब से लेकर के ये 1940 तक उन्होंने किस तरह से किस तरह से वो प्रभावित हुए थे। वो जो घटना है वो हमारे देश को सदियों तक प्रभावित करती रहेगी। हम उसके दर्द को, उसके ज़ख्म को आसानी से भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई
जिन्होंने वो काम किया या जिनके पूर्वजों ने भी वो काम किया, वो लोग माफ़ी तक नहीं मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल था, उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है नहीं, बट किसी ने माफ़ी तक नहीं मांगी है उन लोगों से कि हमें माफ़ कर दो, हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया। जब तक ये भाव, ये क्लियरली ये पास नहीं होता ना मैसेज, ये जो घाव है ये हरा ही रहेगा, मुझे ऐसे लगता है। तो ये सेम एक्सपीरियंस सरदार उधम सिंह जी को भी उन 9 सालों में जब वो लंदन में थे उनको हुआ। शायद मुझे लगता है फिल्म को देख करके उन्हें भी ये, क्योंकि मारना तो वो चाहते नहीं थी, वो कोई मतलब ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे कि वो एक किलिंग स्प्री पर निकल गए और उन्होंने किसी को भी वो यूं ही आसानी से मार देने वाले कोई व्यक्ति थे। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे वो इनफैक्ट हर पल जानना चाहते थे। मुझे ऐसे लग रहा था फिल्म देखते हुए कि क्या ये जो ओडवायर है इसमें कोई परिवर्तन आया, क्या इसमें कोई सुधार आया, क्या इसे लगता है कि उसने गलत किया है। शायद वो ऐसे कोई मौका चाह भी रहे थे कि इसमें कोई पछतावे की कोई फीलिंग है भी कि नहीं है, बट अफसोस ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। और वो एक रेसिस्ट आदमी इंडिया को जलील करते ही जाता है, इंडियंस को जलील करते ही जाता है। ये सारे कड़वे घूंट पीते हुए, अपना सब्र और अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हुए वो मौका ढूंढते जाते हैं कि कब मैं इस आदमी को आखिर अंजाम तक पहुंचा दूं। उन्हें लगता है कई सारे मौके आए, बट कोई ना कोई कारण की वजह से, जैसे वो ओडवायर के घर पे एज हाउस हेल्प भी काम करते हैं, वन ऑफ द ऑड जॉब्स, तो वो उस वक्त उन्हें कई मौके मिल जाते हैं मारने के इस ओडवायर को, बट वो नहीं मारते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो सारे इंडियन हाउस हेल्प कहीं भी जो होगा यूके में, लंदन में, इंग्लैंड में, उन सब के ऊपर आँच आ जाएगी, उन सब की क्रेडिबिलिटी जो है वो एट टॉस चली जाएगी। तो किस तरह से उनके सोच विचारों का उथल पुथल, बट फिर भी वो डिटर्मिनेशन, अभी भी ये जो हत्यारा था, ये जो दुष्ट आदमी था ओडवायर, उसको पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने की ईमानदारी से कोशिश भी करना, उसके साथ संभाषण करना, ये सारा बहुत डिटेल से अच्छे से बताया गया है। सरदार उधम को डायरेक्ट किया था सुजीत सरकार ने, जिन्होंने विकी डोनर के लिए, जो बहुत फेमस हुई थी, उनकी फिल्म बहुत हिट हुई थी, उसके लिए वो जाने माने जाते। फिर गुलाबो सिताबो और पिंक भी उन्होंने डायरेक्ट की हुई कुछ अच्छी फिल्मों में से है। रितेश शाह और शुभेंदु भट्टाचार्य ने इसको लिखा है। जो इसकी कहानी है ना, वही सबसे ज़्यादा बुनियादी मजबूती होनी चाहिए होती है। अब रितेश शाह तो फेमस है ही है, हाल ही में द डिप्लोमैट हमने देखा, कितनी अच्छी फिल्म उन्होंने लिखी। फिर इसके अलावा एयरलिफ्ट, कहानी, पिंक, रेड, इन सब का भी स्क्रीन राइटिंग इन्होंने ही किया हुआ है। तो एक पावरफुल राइटिंग इस फिल्म की कामयाबी, या इस फिल्म का इतना इम्पैक्टफुल हो पाना, ऑडियंसेस से इतना कनेक्ट हो पाना, ये जो कामयाबी इस फिल्म को मिली है, इसके मूल में मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रॉन्ग राइटिंग है वही है। शांतनु मोइत्रा का म्यूज़िक है। म्यूज़िक मोस्टली इंस्ट्रूमेंटल है, वैसे तो सॉन्ग्स एज सच नहीं मुझे लगे कहीं है इस फिल्म में, बट वो जो म्यूज़िक है, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो बज रहा है बैकग्राउंड में ही जो बज रहा है, वो सारा इम्पैक्टफुल है। वो सारा इस पूरी फिल्म में जो घटना है, या पहले बाद में की मेन घटना जो है, वो सबको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ म्यूज़िक शांतनु मोइत्रा ने दिया है। अविक मुखोपाध्याय की सिनेमेटोग्राफी है, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी है। ऐसी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी कम दिखाई देती है हमें इंडियन फिल्म्स के अंदर। तो ये जो सिनेमेटोग्राफी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली जो जलियांवाला बाग का सीन जो रिक्रिएट किया गया, मान लो सच में रिक्रिएट कर दिया, सच में लगभग 20,000 के आसपास लोग वो लेकर के आ गए हैं जलियांवाला बाग में। और किस तरह से एक सीन हमने केसरी 2 में भी, उन्होंने भी रिक्रिएट करने की वहाँ पर काफ़ी अच्छी कोशिश करी है, केसरी चैप्टर 2 में भी। बट ये जो यहाँ पर जो सिनेमेटोग्राफी दिखाई हुई है, जो शूटिंग हुई उसकी भी, जो गोलियाँ चली, जिस तरह से गोलियाँ पियर्स हुई लोगों के शरीरों के अंदर, भेद दिया लोगों के शरीरों को, जिस तरह से ये डिटेल में ये जो दिखाया है, जो कैमरा का कमाल यहाँ पर दिखा है, वो मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि उसको कोई डिस्क्राइब कर सके। बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी है। आखिरी के लगभग 20 मिनट ये पूरा जो जलियांवाला बाग है, जो ये हत्याकांड हुआ था, इसको पूरी तरह से एज इट इज़ लगता है रिक्रिएट कर दिया गया है। और उसके बाद जो हुआ, फायरिंग जब रुकी, जब सनसेट हो चुका था, और जो 1650 राउंड्स चले सनसेट से कुछ देर पहले बैसाखी के दिन, और फिर सनसेट होने के बाद भी कर्फ्यू चालू रखा गया,
तब सरदार उधम तो उस दिन वहाँ थे नहीं जालियांवाला बाग में, वो तो अपने घर पर सो रहे थे। उनका एक दोस्त किसी तरह से बहुत ही प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा है, हाईली बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, एकदम फेटल इंजरीज जैसे, समहाउ वो रेंगते रेंगते पहुंच जाता है सरदार उधम के पास। और उसको देख करके सरदार उधम को अनुमान लगता है कि क्या हुआ है, और वो और उनके कुछ दोस्त लड़के जो है वो निकल जाते हैं इस कर्फ्यू में कैसे बचते बचाते हुए, जब वो लोग वहाँ पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे मर चुके हैं बट काफ़ी सारे लोग अभी भी घायल है बुरी तरह से और ज़िंदा है और पड़े हुए हैं, और लोग डर रहे हैं क्योंकि कर्फ्यू चालू है। यानी इतनी बेकार बात थी कि गोलियां मारने के बाद कर्फ्यू चालू रखा गया ताकि उन्हें कोई हॉस्पिटल ना ले जा पाए। ये सैनिकों से, यानी ब्रिटिश जो सैनिक थे वो वहाँ पर राउंड्स मारते रहते हैं, और इनसे छुपते छुपाते जो सरदार उधम है और उनके कुछ दोस्त हैं वो किस तरह से जो लोग बच गए हैं उनको एक हाथ गाड़ी के ऊपर डाल करके एक के ऊपर एक ही लाद करके हॉस्पिटल में पहुँचाते रहते हैं। डॉक्टर्स किस तरह से वहाँ पे इलाज करते हैं, ये एक एक चीज़ जो है बारीकाई से डिटेल में फील करवा दी डायरेक्टर ने और राइटर ने। कसम से ये इस तरह की, ये जो इम्पैक्ट था इस फिल्म का, वो उतना इम्पैक्ट कहाँ केसरी चैप्टर 2 में था, नहीं था। कैक्सटन हॉल में किस तरह से वो प्रवेश करते हैं और किस तरह से गन लेकर के जाते हैं, गन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, और कैसे ओडवायर को आखिर मार देते हैं और फिर कैसे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसी है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो 1996 तक उनकी जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स थे, या जो भी उन्होंने जज के ऑर्डर करने के बाद, रोकने के बाद भी जो उन्होंने बोल के बताया कि ब्रिटिश हुकूमत अपने आप को जो समझती है, सुपीरियर समझती है, सुपीरियर रेस समझती है, और जो इंडिया में जो खुलेआम लोगों के ऊपर गोलियां बरसाने का, एक्सप्लॉइट करने का काम कर रही है, उसके ऊपर उन्होंने अपने दिल से अपनी बात कही जज के मना करने के बावजूद। वो उनके सारे रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स जो थे उन्हें पब्लिक नहीं किया गया था, प्रेस को रोका था उन्हें छापने से। बट आज़ादी के बाद 1996 लगभग 50 साल लगभग पूरे हो गए थे, उस वक्त काफ़ी आवाज़ें उठी, काफ़ी संस्थाओं ने काम किया, और तब जा कर के उन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ कर दिया गया और फिर वो पब्लिक हुए थे। इसका भी जिक्र इस फिल्म में होता है। आखिरी में जब कोर्ट की ट्रायल, नाम मात्र जो ट्रायल थी वो ख़त्म होने के बाद, बहुत शॉर्ट ट्रायल, जैसे ट्रायल बस दिखावे के लिए है, बाकी तो उनको फांसी देनी है, पता ही है। तो ये शॉर्ट ट्रायल जो भी है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वो भी ये सारी जो घटनाएं हैं, ये जो सारा हत्याकांड से लेकर के उससे पहले उसके बाद की जितने भी इंसिडेंसेस थे, उसका अनुमान उनको भी हुआ ही रहता है। दो उस वक्त वो इंडिया में नहीं मौजूद थे, तो वो भी किस तरह से सहानुभूति व्यक्त करने लगते हैं सरदार उधम सिंह के ऊपर, जिस तरह से उनके सुपरवाइजर्स जो है या उनके बॉसेस जो है उन्हें आदेश देते हैं। 42 डेज़ का हंगर स्ट्राइक किया था सरदार उधम सिंह जी ने जब वो जेल थे। उनका ट्रायल जब चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा था कैक्सटन हॉल में ओडवायर को मारने के बाद, बट जब उनको कन्विक्ट कर दिया गया, सज़ा सुना दी गई, तारीख पक्की हो गई फांसी की, तब वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रिवील करते गए सारे सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस, किस तरह से उन्होंने क्या किया और क्या वजह थी कि उन्होंने आखिर ओडवायर को मारा। एक सीन ऐसा भी बताया गया है कि 1922 में ही जनरल ब्रिगेडियर, द देन जनरल ब्रिगेडियर बट देन डिमोटेड टू द रैंक ऑफ अ कर्नल एंड देन रिलीव्ड फ्रॉम ड्यूटी, डायर की कब्र पे वो जाते हैं। वो मर चुका है 1922 में ही, उसकी कब्र पर सरदार उधम जाते हैं। वो भी सीन इसमें बहुत अच्छे से दिखा है। मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं इस कब्र को ही वो कुछ ना कर दे, या फिर शायद वो ये सोच रहे हैं कि काश ये ज़िंदा होता तो मैं इसको भी मार देता। बट देन वो अपने कुकर्मों की जो सज़ा है वो भुगत चुका था। और ऐसा भी एक जगह पढ़ने को आता है बुक में, जो द केस दैट शुक द एम्पायर, जिसके ऊपर बेस्ड केसरी चैप्टर 2 बनाई गई थी, कि मरते टाइम जो डायर था ना, वो ये सोचते ही रहा कि जो उसने किया वो सही था या गलत था। वो ये अपने आप को बताते रहता है कि कितने सारे लोग हैं जो उसको कहते रहते हैं कि जो उसने किया वो सही था, अदरवाइज म्यूटिनी हो जाती और ब्रिटिश एम्पायर खतरे में आ जाता। पंजाब के लोग जो है सारे मिलकर के ब्रिटिश एम्पायर को खतरे में डाल दिया था, मार देते वो बहुत सारे ब्रिटिश लोगों को जो इंडिया में उस समय पंजाब में मौजूद थे। तो मैंने ब्रिटिश एम्पायर को बचाने का काम किया। और कितने सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उसने जो किया वो गलत किया,
वो एडमिट करने को तैयार ही नहीं है एग्जैक्टली कि सटीकता से कि ये इस तरह से बिना डिस्पर्स होने की चेतावनी दिए बिना सीधा फायरिंग कर देना, सफिशिएंट अमाउंट में सर्कुलेशन नहीं करना कि कर्फ्यू लगा हुआ है, भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, और ऊपर से भ्रमा देना लोगों को एक लड़के के द्वारा अनाउंसमेंट करके कि कन्हैया लाल जी का वहाँ भाषण होने वाला है, ऐसी झूठी अनाउंसमेंट्स करवाना, ये सब साजिशें करी हुई थी और उसको इसका कोई अफसोस ही नहीं हो रहा था। वो अभी भी डबल माइंड्स में है ऐसे लग रहा था, जिस तरह किताब में इसका वर्णन किया गया है। और मरते टाइम वो यही बोला कि मैं मेरे मेकर से ही मरने के बाद ये जानूंगा कि मैंने जो किया वो सही था या गलत था। ऐसा भी उल्लेख द केस दैट शुक द एम्पायर इस बुक में हुआ है। तो फांसी से जस्ट पहले अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सरदार उधम जो है, जो घटनाएं हुई जालियांवाला बाग से लेकर के और ओडवायर के कत्ल तक, उनका वर्णन, उनका कारण वो देते हैं। 94th एकेडमी अवार्ड्स के लिए 14 भारतीय फिल्में शॉर्टलिस्ट हुई थी, उसमें से सरदार उधम भी एक फिल्म थी, बट इस फिल्म को भेजा नहीं गया था। पहले तो इसके क्लाइमैक्स सीन को लेकर के कुछ बोला गया कि बहुत ज़्यादा लंबा है XYZ, बट देन लेटर ये उजागर हुआ कि जो ज्यूरी थी, यानी कि जो ये डिसाइड करने वाली कमिटी थी कि कौन सी इंडियन फिल्म एज इंटरनेशनल बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में इंडिया से जानी चाहिए, उनको ऐसे लगा कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और इस फिल्म में ब्रिटिश के अगेंस्ट हेट्रेड का पता चल रहा है, तो ऐसी फिल्म को हमें ऑस्कर्स में इंडिया से नहीं भेजना चाहिए, जिसके लिए काफ़ी बैकलैश उस वक्त भी हुआ और मुझे भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि जो मेकर्स हैं फिल्म के, जो एक्टर है सरदार उधम का कैरेक्टर, नेवरदलेस सबको पता ही है, विकी कौशल ने प्ले किया और बहुत अच्छे से प्ले किया है, पूरी जी जान लगा करके प्ले किया है। तो मेकर्स को, एक्टर्स को उन्होंने इसका रिस्पेक्ट ही किया, उनको एज सच उन्होंने एक बेहतरीन फिल्म बना दी, उसकी संतुष्टि मुझे लगता है उन्हें होगी ज़रूर। और इतनी अच्छी फिल्म ऑडियंसेस के सामने ले आए और ऑडियंस भी इसको देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश थे, आज भी है। एक बहुत अच्छी फिल्म हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मिल चुकी है सरदार उधम के रूप में। अब सरदार उधम को बनाते हुए जो ये मेकर्स है, डायरेक्टर्स है, राइटर्स है, स्टोरी या स्क्रीन प्ले, इन्होंने भी किताबें पढ़ी होंगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, रेफरेंसेस लिए होंगे। उन्होंने किसी एक बुक को क्लेम नहीं किया कि हमने इस बुक के ऊपर बेस्ड बनाई है, बट जिस तरह से उन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा बगैर डिस्टॉर्ट किए हुए इस घटना को, सरदार उधम की जीवनी को रखा है लोगों के सामने, मतलब कोई उंगली उठने लायक जगह नहीं रखी है कहीं भी, किसी की भी। केसरी चैप्टर 2 फिल्म देखने में इतनी शैलो क्यों लगी मुझे, मैं उसको एक एग्जाम्पल दे करके शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि क्यों मेरा सा पॉइंट ऑफ व्यू बना। तो इन्होंने क्या क्लेम किया है कि द केस दैट शुक द एम्पायर बुक के ऊपर बेस्ड इन्होंने एक फिक्शनलाइज्ड कहानी बनाई है केसरी चैप्टर 2 में, जो सर सी शंकरन नायर का केस था उसके ऊपर बेस्ड। तो फिल्म में ये बताया है कि शंकरन नायर को दिलरीत कौर नाम की एक लड़की आकर के ज्ञान देती है, उन्हें पता नहीं है, पर यह लड़की आकर के बताती है कि हमको क्राउन को सू करना है, ये बताती है, डायलॉग मारती है कि आप जलियांवाला बाग गए हैं, वहाँ की दीवारें बातें करती है, फुसफुसाने की आवाज़ आती है कि आखिर मरा कौन है, ऐसा डायलॉग आता है वहाँ पे। और फिर इससे सी शंकरन नायर जो है फिल्म में प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई लड़की थी नहीं। ये जो थॉट था, केस तो सबसे पहले सी शंकरन नायर ने किया ही नहीं था रियलिटी में, बुक के हिसाब से उनके ऊपर ओडवायर ने केस किया था, क्योंकि गांधीयन एनार्की इस बुक में सी शंकरन नायर ने ये रिमार्क दिया था कि ओडवायर के जानकारी में और अप्रूवल के साथ ये सारा हत्याकांड और जो भी पहले उसके हत्याकांड के पहले और बाद की घटना है, जो सारी ये ओडवायर की मर्जी से हुई है, उसके अप्रूवल से हुई है। इसको लेकर के डेफेमेशन 1000 पाउंड का किया गया था ओडवायर के द्वारा सी शंकरन नायर। इसको सी शंकरन नायर ने एक्सेप्ट किया, इस चैलेंज को, और डिफेंड किया अपने केस को। उन्होंने माफी नहीं मांगी और डिफेंड किया अपने केस को, और जो सारी घटना थी उसको दुनिया के सामने लेकर के आए, जो फैक्ट्स थे, जो सारी फाइंडिंग्स थी। हंटर कमीशन की भी और कांग्रेस की भी जो इंक्वायरी कमेटी बैठी थी उसके ये प्रेसिडेंट थे, उनकी भी जो सारी फाइंडिंग्स, विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स थे, वो सारा उन्होंने ये अंग्रेज़ों को वहाँ पर पूरा इनका जो सारा गेम है वो बिल्कुल ओपन कर दिया था। पूरी इंटरनेशनल मीडिया, प्रेस वहाँ पर उस वक्त पर थी, मीडिया नहीं प्रेस था उस वक्त। तो ऐसी कोई लड़की दिलरीत कौर उस वक्त पे नहीं थी ज्ञान देने के लिए। ये जो सारा विचार था कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना, अपना केस डिफेंड करना, वो भी किसी वॉल्टर शॉबे नाम के दूसरे लॉयर से, ये सारा जो थॉट था
टू टेक ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, टू टेक ऑन द ब्रिटिश उनका जो चैलेंज था, ब्रिटिश क्राउन का जो चैलेंज था, एंड डिफेंड माई केस इन देयर कोर्ट, किंग्स बेंच जो था वहाँ पर लंदन में, उसमें ये जो थॉट था वो सी शंकरन नायर का था, किसी दिलरीत कौर का नहीं था। ये तो मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव लग रहा है जिस तरह से फिल्म में इसको दिखाया गया। अदरवाइज तो शायद अगर दिलरीत कौर नहीं आती तो शायद सी शंकरन नायर को पता ही नहीं चलता कि इस तरह से कानूनी लड़ाई करनी है करके, ऐसा उसका मतलब निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है, और अनन्या पांडे को ही पर्टिकुलरली उस रोल में कास्ट करना, इसके पीछे भी वो नेपोटिज्म वाला फिर एंगल लगने लग जाता है भाई, ऐसे ऐसे हरकतें ये लोग करने लग जाते हैं कहीं ना कहीं इमेज शिफ्ट करने के लिए, या उसको एक ऐसी हिस्टोरिकल घटना वाली फिल्म का समहाउ एक पार्ट बना देने के लिए, एक मेक ओवर के लिए में भी एक घुसा दिया उस कैरेक्टर को, वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, और इनको लगता है कि ऑडियंस इसको समझ नहीं पाएगी। बट ये पकड़ में आ जाता है क्योंकि बेहतरीन फिल्म पहले बन चुकी है, उसको जिस तरह से बनाया गया है, जितनी हम उस पर उंगली उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते। किसी भी रिव्यूअर ने उसको नेगेटिव रिव्यू दिया है? किसी की भी हिम्मत हुई है सरदार उधम को नेगेटिव रिव्यू, एक भी चीज़ पर कोई उंगली रख दे? जिस शिद्दत से उस फिल्म को बनाया गया है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट है उनके अंदर, वो फील करते हैं उस घटना को, उसकी चोट को, उस जख्म को, उसकी गहराइयों को, इतने सारे वो अत्याचार को, तब जाकर के ऐसा रिजल्ट निकल करके आता है। So guys, these are my views on Sardar Udham and its comparison with Kesari Chapter 2. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then do like, share and subscribe to my channel. See you in the next video.